हेलो दोस्तों, जैसा कि पिछले ग्रुप डिस्कशन में हम लोगों ने देखा था कि जितना भी हम लोग के पॉलिटी में भारतीय संवैधानिक इतिहास था उसके बारे में हमने पिछले बार चर्चा किया था। अब आज क्या करेंगे कि आज उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हम लोग के जितने भी पीसीएस में आया हुआ है उसका डिस्कशन आज हम चालू करेंगे और आज बस क्वेश्चन का डिस्कशन होगा। ठीक है, तो चलिए आज का कार्यवाही शुरू करते हैं और बढ़ते हैं आगे की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? हम पिछले क्लास में भी ये बात बताए थे कि जो सन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था, ठीक है, उसके द्वारा सन 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था। और हम इसके क्षेत्राधिकार के बारे में भी बताए थे कि इसका जो क्षेत्राधिकार था वो आज के सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल मतलब अनुसार नहीं था। उसका क्षेत्राधिकार केवल और केवल बंगाल था। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, यही इसका सही आंसर है। ठीक है, कलकत्ता उच्च न्यायालय के रहे मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे ना सर एलिजा सर आ 3 गो सहायक रहन के तो ये जो मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय गठित हुआ था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, उसमें जो मुख्य न्यायाधीश थे वो सर एलिजा इम्पे थे। ठीक है, और 3 अन्य न्यायाधीश थे और वो 3 अन्य न्यायाधीश थे चेस्टर, लिमेस्टर एवं हाइडे। चेस्टर, लिमेस्टर और हाइडे। चेस्टर, लिमेस्टर और हाइडे। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी कि उस टाइम जो सर्वोच्च न्यायालय बना था उसके स्थापना के संबंध में इसमें से चुनना होगा कि कौन सा सही होगा और कौन सा गलत होगा। पहला दिया हुआ है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किया गया था। सही है, बिल्कुल सही है, ये तो हमें सही लग रहा है। अगला है कि लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। देखिए गलत, ठीक है, लेमेस्टर नहीं था क्योंकि सर एलिजा इम्पे थे। टोटल एक मुख्य न्यायाधीश थे उस टाइम और 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो जो लेमेस्टर थे वो अन्य न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश बिल्कुल नहीं थे। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर केवल एक सही होगा कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हम क्वेश्चन पूछेंगे उसका आप लोगों को सुनना है और उसका जवाब देना है आराम से। बताइए लोग कि नियंत्रण परिषद की स्थापना कब किया गया था? क्या बता सकते हैं? नियंत्रण परिषद, तो जो नियंत्रण परिषद है, ठीक है, उसका स्थापना किया गया था, बता रहे हैं, जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया था उसके द्वारा नियंत्रण परिषद का स्थापना किया गया था। अरे नियंत्रण परिषद मतलब समझे क्या? कल हम इस बात को बताए थे कि जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट लागू हुआ था, ठीक है, उसमें एक नए ग्रुप को बनाया गया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स। ठीक है, उसी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स को हिंदी में बोला जाता है नियंत्रण परिषद। ठीक है, दो ठो मतलब उस समय काम करता था। दो अलग अलग निकाय था, एक था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एक था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स का जो गठन हुआ था वो पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा हुआ। ठीक है, 1784। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन पूछते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था उस टाइम? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सन 1774 में हुआ था। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन पूछते हैं कि इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति कब दी गई थी? बताइए, बता सकते हैं? अंग्रेजों को कार्य करने की अनुमति चार्टर एक्ट 1813 से। जी। ठीक है, जो इंग्लिश मिशनरी थे उसका भारत में कार्य करने की अनुमति चार्टर एक्ट 1813 से दिया गया था। ठीक है, कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं। अगला है कि गवर्नर जनरल के परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति कब किया गया था? गवर्नर में कानूनी, पहले बता रहे हैं। देखिए, जैसे पहले जो गवर्नर जनरल का पद होता था उसको सहायता प्रदान करने के लिए 4 लोग होते थे। ठीक है, 4 लोग होते थे, लेकिन उसमें विधि सदस्य नहीं थे उन चारों में। ठीक है, तो 1835 का जो चार्टर एक्ट आया था उसके द्वारा पहली बार
विधि सदस्य के रूप में 5वें सदस्य को जोड़ा गया था। गवर्नर जनरल का जो कार्यकारी परिषद था उसमें 5वें सदस्य के रूप में विधि सदस्य को जोड़ा गया था और पहले विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले बनाया गया था। ठीक है, तो यही है कि गवर्नर जनरल के परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति कब हुई थी? तो चार्टर एक्ट 1833। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कि निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव डाली? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव किसने डाली? तो इस बात का भी चर्चा हम कल कर चुके थे कि जो चार्टर एक्ट 1813 आया था, ठीक है, वही हम लोग के भारत में अंग्रेजी शिक्षा का नींव डाला था। 1813 से पहले अंग्रेजों का हम लोग के शिक्षा व्यवस्था में कोई हस्तक्षेप नहीं था। 1813 के बाद शिक्षा व्यवस्था में हस्तक्षेप चालू हुआ। अब उन लोगों के द्वारा क्यों ऐसा जरूरी लगने लगा कि अब भारतीयों को शिक्षा देना चाहिए? इसलिए कि उन लोग के गवर्नेंस के लिए ये जरूरी था। क्योंकि मान लीजिए कि अंग्रेज तो मुट्ठी भर थे, ठीक है, पूरे भारत का प्रशासन एक साथ कैसे देख सकते थे जब तक उनके अंडर कोई काम करने वाला नहीं। कोई भी जो सोसाइटी चलता है वो मिले जुले लोगों से चलता है। ठीक है, उसमें कुछ बड़े लोग होते हैं, ठीक है, और कुछ छोटे लोग होते हैं। छोटे लोग इन द सेंस, छोटे लोग कहने का सेंस मतलब जैसे आर्थिक बैकग्राउंड से, मतलब कि कोई ज्यादा पैसा वाला है, कोई कम पैसा वाला है। ठीक है, समाज को चलाने के लिए मतलब असमानता रहना समाज में थोड़ा जरूरी है। हाँ, एक और बताएं क्या है कि जैसे कि वो ब्रिटिश थे, ज्यादा इंग्लिश में बात करते थे, तो उस समाज में इंग्लिश को समझने वाला भी चाहिए ना, तो इसके वजह से अपने बात को कम्युनिकेट करने के लिए वो अंग्रेजी शिक्षा के लिए बिल्कुल। एक और चीज कि अंग्रेजी शिक्षा में जब वो हस्तक्षेप कैलो तो कौ रुपया दिलो हम सब भारत सरकार, मतलब वो कितना रुपया खर्चा हो जाए? 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया खर्चा हो जाए पहली बार। ये भी कल चर्चा 1813 के। चलिए अब आते हैं कि जो शिक्षा व्यवस्था था उसमें किस किस तरह से चेंजिंग करने का प्रयास किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, तो देखिए 2 लोग इसमें निकल के आते हैं सामने। जब शिक्षा व्यवस्था पर बात किया जाता है 1813 के चार्टर एक्ट में, तो 2 लोग आते हैं। ठीक है, एक थे कि जिसे हम लोगों का जो शिक्षा था, एक वेस्टर्न एजुकेशन देने के मतलब प्रयास किए हम लोग के भारत में, कि हम लोग के भारत में इंग्लिश शिक्षा लागू किया जाए। ठीक है, और एक जो थे वो ओरिएंटल शिक्षा के समर्थक थे। ओरिएंटल शिक्षा कहने का मतलब हम लोग के देश में जो शिक्षा व्यवस्था चला आ रहा था उसी को आगे कंटिन्यू करने दिया जाए। तब इन दोनों के विचारधाराओं में मतभेद था। किस बात को लेके? पहला कहता था कि अगर हम इस देश में ओरिएंटल शिक्षा को आगे बढ़ाएं तो जो भारतीय हैं वो उतने तेज कभी नहीं हो पाएंगे कि हम लोगों से ही सवाल जवाब करने लग जाएं। ये पहला बात था। जबकि जो दूसरे नेता थे उनका कहना था कि अगर यहाँ पर वेस्टर्न एजुकेशन नहीं लाया गया तो जिस तरह से हम गवर्नेंस करना चाहते हैं राज्य को, स्टेट को, देश को, उस तरह से हम गवर्नेंस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जो ओरिएंटल शिक्षा को समर्थन देता था उसका नाम था ट्रिवेलियन। ठीक है, जो वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करता था उसका नाम था एसटी प्रिंसेप। ठीक है, तो बाद में क्या किया गया कि आखिरकार ट्रिवेलियन का बात मतलब खारिज करके और भारत में वेस्टर्न एजुकेशन को ही बढ़ावा दिया गया। ठीक है, और हम लोग के जो लॉर्ड मैकाले थे, मैकाले मिनट, ठीक है, पहली बार मतलब हम लोग के शिक्षा को इंग्लिश मीडियम में बना दिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसमें मतलब भारत के शिक्षा व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख रुपया देने की बात कहा गया था। ठीक है, अब वो 1 लाख रुपया देने की जिम्मेवारी किसको दिया गया था? तो वो उसकी जिम्मेवारी 1823 ईस्वी में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन नाम का एक गठित किया गया था संस्था, उसको दिया गया था। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया था और उन लोगों का ही काम था कि 1 लाख रुपया मतलब सपोर्ट के लिए दें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? इस बात का भी चर्चा हम अपने पिछले क्लास में कर चुके थे।
कि जो 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था उसमें जो ट्रेड मोनोपोली था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसको सीमित कर दिया गया था। और सीमित करके वो बस अब चाय का व्यापार कर सकता था और चाइना के साथ व्यापार कर सकता था। इसका मतलब ये बात बिल्कुल नहीं है कि जो अदर व्यवसाय चल रहे थे वो ठप हो गए। इसका मतलब ये है कि वो ट्रेड मोनोपोली उन लोगों से हट के सभी लोगों पर आ गया। यानी कंपनी से ही नहीं। अब मान लीजिए कि लहसुन का व्यापार करना होता तो अब सब कोई करता है कि नहीं, हल्दी का व्यापार करना होता तो सब कोई करता, लेकिन पहले क्या था, बस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करता। 1813 का चार्टर एक्ट इस चीज को बदल दिया। अब देखिए क्या होता है कि 1813 का चार्टर एक्ट जिसे इसके व्यावसायिक कार्यों को, व्यवसाय के कार्यों को सीमित किया था। 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था वो पूरी तरह से जैसे बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर्स थे उसी को खत्म कर दिया था, जिसे कि इन लोगों के व्यापारिक कार्यों को पूरी तरह से, जैसे चाय और चीन का व्यापार चलता था, ठीक है, लेकिन इसको भी खत्म कर दिया था सन 1833 में। अब हम आपको पहले आप लोगों को ये बात बता चुके हैं कि दो संस्था हुआ करता था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो थे वो वित्तीय संबंधी कार्य देखते थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स जो थे वो राजनीतिक संबंधी कार्य देखते थे। तो 1833 के बाद अब बस बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स ही रह गए यहाँ पर, यहाँ के राजनीतिक कार्यों को देखने के लिए, ठीक है। 1813 में क्या हुआ था, 1813 में चार्टर एक्ट आया था, ठीक है। इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेड मोनोपोली को कम किया गया था। 1833 में ट्रेड मोनोपोली को साफ खत्म कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब कि जो जो काम चार्टर एक्ट 1813 में हुआ है उस पर ऑप्शन देगा, आपको छांटना है सही है कि गलत है। पहला, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अगला है कि इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज यानी कि क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया, ये दूसरा बात। और तीसरा है भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। हाँ, ये दो ठीक है। तो कौन कौन सही है, तो इसमें पहला और दूसरा ये सही है, ठीक है, और तीसरा गलत है, ठीक है। अब कैसे, अब देखिए भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को सीमित कर दिया गया था, ये तो पक्का था, ठीक है। अब आइए, आपको पता होगा कि सन 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली जो था वो सहायक संधि लाया था, ठीक है। और सहायक संधि के द्वारा वो बहुत सारे मतलब जो प्रांत थे उस समय, ठीक है, जैसे कि मैसूर प्रांत था, ठीक है, उसके बाद अवध प्रांत था, उसके बाद जो हैदराबाद था, ठीक है, वहां पर सहायक संधि व्यवस्था लागू किया। अब सहायक संधि क्या होता था, सहायक संधि होता था कि आपका जितना भी फॉरेन पॉलिसी है, अब मान लीजिए कि आप कोई राज्य हैं, ठीक है, और हम अपना सहायक संधि आपके राज्य में एक्टिवेट कर दिए, तब आपके राज्य का जितना भी विदेश नीति था वो खत्म, उसको हम देखेंगे। ना ही आप किसी के साथ युद्ध कर सकते हैं और ना ही कोई फॉरेन रिलेशन रख सकते हैं, वो सारा का सारा काम हम करेंगे। यही मतलब उस टाइम का ये जो किया था वेलेस्ली सहायक संधि वो था, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, एक सेकंड कि इसने कंपनी द्वारा अधिकार में दिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ किया। अब जब लॉर्ड वेलेस्ली सारे के सारे राज्यों में सहायक संधि व्यवस्था लागू किया तो ये क्या किया था, ब्रिटिश क्राउन को मजबूती करने का काम किया था। और 1813 के चार्टर एक्ट तक आपको पता होना चाहिए कि सन 1757 में और सन 1765 के युद्ध में बंगाल पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था, ठीक है। सन 1799 में मैसूर का जो मतलब अंतिम सम्राट था, ठीक है, टीपू सुल्तान को खत्म कर दिया था, यानी कि उस राज्य को भी हड़प लिया था, ठीक है। उससे पहले अगर देखा जाए तो जो मराठा साम्राज्य था, मराठा साम्राज्य वो भी मतलब 1800 के शुरुआत तक आते आते मराठा पावर भी पूरी तरह से खत्म हो गया था, ठीक है, उसमें भी अब कुछ बचा नहीं था। अंततः मराठा साम्राज्य भी जैसे सहायक संधि को स्वीकार किया था, ठीक है। तो क्या है कि कंपनी जो है वो अपना राज्य क्षेत्र जो भी है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत उसको
सुदृढ़ कर लिए। तो यही बात ये बोल रहा है, इसलिए ये सही है 1813 तक। 33 समझे, इस वजह से हमको लगा 13 तो इसलिए। चलिए, और तीसरा इसका ऑप्शन था कि भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। ये बिल्कुल गलत है। अब क्यों गलत है? क्योंकि पूरा का पूरा राजस्व ब्रिटिश संसद में 1858 में आया था। हाँ, भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत आया था, ना कि ये 1813 के अंतर्गत आया था। ठीक है, क्योंकि क्राउन का शासन आने के बाद ना ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो राजनीतिक अधिकार था वो भी खत्म कर दिया गया था। ठीक है, तो पूरा का पूरा जो राजस्व का नियंत्रण था वो तभी आया था। 1858 उससे पहले देखिए बहुत सारा लैंड रिफॉर्म किया गया था, मतलब अंग्रेजों की तरफ से, जैसे कि परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट कहने का मतलब अस्थायी बंदोबस्त। अस्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया था। उसके बाद हाँ, उससे पहले कुछ प्रयास किया गया था, मतलब ये सब रिफॉर्म करने का। इस पर कंप्लीट कंट्रोल नहीं किया गया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कदम पूछे था बड़ी। हाँ पूछता है, सबसे पहले हैदराबाद राज्य जो था वो उसने मतलब किया था। हाँ, ये स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी सब जो ये तीनों असेंडिंग वाला। हाँ। ये नाम से असेंडिंग वजह ध्यान रखिए। अस्थाई पहले अ स था, स फिर र रैयतवाड़ी और फिर मालवाड़ी। ये तीन वही से लाइन से होगा। ठीक, अब आगे है कि किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? कौन सा ऐसा अधिनियम था कि भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था? तो वो चार्टर एक्ट 1833 था। 1833। ठीक है, चार्टर एक्ट 1833 था। अब क्यों का है कि जो 1833 का चार्टर एक्ट लागू हुआ था उसमें ये कहा गया था कि अगर आपको कंपनी में जॉब करना है, ठीक है, तो आप वर्ण मतलब जाति, ठीक है, वेशभूषा, ठीक है, कल्चर, ठीक है, इसके आधार पर मतलब उस समय के सरकारी नौकरियों में भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये 1833 में लागू हुआ था। इसी कारण ये बोल रहा है कि किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? ठीक है, हम जाने संसद में जो बनाता था कमेटी में बात करने का, वो बात नहीं, 58 में हुआ था ना। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, ये काम बहुत बाद में हुआ था। जैसे कि एक भारतीय विधान परिषद का गठन किया गया था। ठीक है, लेकिन उस भारतीय विधान परिषद का जैसे 1861 के बाद ही भारतीय विधान परिषद का गठन कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन उसका मतलब कोई काम नहीं था ज्यादा। ठीक है, उसको कोई अधिकार नहीं दिया गया था। गठन शायद 59 में हुआ था। ठीक है, उसका कोई भी अधिकार नहीं दिया गया था। ठीक है, तो जो 1892 में भारत परिषद अधिनियम आया था, ठीक है, तो उस अधिनियम में पहली बार क्या हुआ था पता है? कि बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया था। और यही बात हम बोल रहे थे। 1892 में पहली बार, सोच लीजिए कितना दिन बाद। क्राउन का शासन 1898 में ही हो गया था और भारत का जो अपना विधान परिषद था उसमें बजट पर बहस करने का अधिकार 1892 में दिया गया। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या हुआ? अभी और बात है कि बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया, लेकिन मतदान करने का अधिकार नहीं दिया गया था। वो बहस कर सकते थे लेकिन मतदान नहीं कर सकते थे। ठीक है, बस बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। और है कि इसमें प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई थी, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी गई थी। अब ये पूरक प्रश्न क्या होता है? तो देखिए, हम लोगों का जो संसद होता है, हम आज के तौर पर इसको रिलेट करके बताते हैं। जैसे जो हम लोग का संसद होता है, संसद 11 बजे से हम लोग का चालू होता है और 11 से 12 पहला होता है क्वेश्चन आवर, यानी कि प्रश्न काल। ठीक है, उस प्रश्न काल में दो तरह से आप प्रश्न पूछने का अधिकार है सांसदों को। ठीक है, वो किस तरह से? तो एक होता है तारांकित प्रश्न और एक होता है अतारांकित प्रश्न। तो तारांकित प्रश्न जो होता है वो मौखिक पूछा जाता है। ठीक है, और अतारांकित प्रश्न जो होता है वो लिखित पूछा जाता है। ठीक है, तो अब जो तारांकित प्रश्न पूछा जाता है उसका पूरक प्रश्न पूछने का मतलब राइट होता है। अब ये पूरक प्रश्न क्या होता है? अब मान लीजिए कि हम आपसे एक क्वेश्चन कोई पूछे कि बंटी भैया आपका कहाँ घर है? ठीक है, आप मान लीजिए कि आप जवाब दिए कि CRQ में हम रहते हैं।
ठीक है। तो हम पूछ लिए कि अच्छा सीआरक्यू में रहते हैं, यानी कि आप वहां व्यापार भी करते होंगे। तो ये क्या हुआ, पहला मेरा मेन क्वेश्चन हुआ और दूसरा जो क्वेश्चन हम उससे बना के पूछे वो मेरा पूरक प्रश्न हुआ। ठीक है। तो जो उस टाइम देखिए कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति तो दी गई थी विधान परिषद को, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया था। 1892 में पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया था। ठीक है। आज से ये रिलेट हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। हमें टाइम अवधि भी देता है ना, कब क्या? से पूरा मैंने अरे तो अभी के समय थे ना 11 से 12 तक क्वेश्चन आवर रहता है। ठीक है, यही बात है। और 12 से 1 तक, 12 बजे से 1 बजे तक 0 आवर रहता है। वैसे शून्य काल नाम का कोई मतलब चर्चा नहीं है हम लोगों के संविधान में। ये हम लोग का जो प्रेस, जिसे हम लोग का जो ये है ना, जिसे जो माइक पर लेके बोलता है उसको क्या बोला जाता है, प्रेस के समय मीडिया के द्वारा ये नाम रखा गया है कि 0 आवर, ऐसा कुछ होता नहीं है। और 1 से 2 फिर लंच होता है हम लोग के सांसदों का, जिसमें वो लोग ठूसते हैं बैठ के। ठीक है, मुफ्त का। अब चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा किया गया था। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा किया गया था। मार्ले मिंटो रिफॉर्म। ठीक है, ठीक है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व कहने का वही मतलब है, हम पिछला दिन भी समझाए थे ये बात, कि मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था और 1909 में, और उसको मार्ले मिंटो रिफॉर्म बोला गया था। बताइए, इतना भद्दा काम करके उसको सुधार बोलता है सब, रिफॉर्म, कितना बड़ा नाम है, मार्ले मिंटो रिफॉर्म। वाह भाई, बढ़िया बात है। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया। ठीक है, अब संघीय न्यायालय ये किया गया था 1935 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। 1 अक्टूबर 1937 से हम लोग का संघीय न्यायालय स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 1 अक्टूबर 1937 से। ठीक है, और इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, जो हम लोग का संघीय न्यायालय पहला बना था, उसका नाम था सर मॉरिस ग्वेयर। क्या नाम था? सर मॉरिस ग्वेयर। सर मॉरिस ग्वेयर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो ना 1935 के भारत परिषद अधिनियम के तहत 1937 में स्थापित किया गया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। केंद्र में द्वैत शासन। ठीक है, तो जो केंद्र में द्वैत शासन था वो भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, अब आइए जरा हम द्वैत शासन का कुछ इतिहास बताते हैं आप लोग। जैसे पहली बार जो 1757 में युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ पलासी। ठीक है, उसमें सिराजुद्दौला हार गया था और उस टाइम लॉर्ड क्लाइव वहां पर द्वैत शासन लगाया था, बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि में। ठीक है, तो उस टाइम का द्वैत शासन क्या होता था, वो होता था कि वहां पर प्रशासन वहां का नवाब करता। ठीक है, लेकिन वहां से राजस्व वसूलने का अधिकार अंग्रेजों का था। ये उस टाइम का द्वैत शासन था। लेकिन ये वर्तमान में 1919 में जो द्वैत शासन और 1935 में जो द्वैत शासन लागू हुआ था, इसमें और उसमें क्या डिफरेंस था। तो ये डिफरेंस था कि जो यहाँ पर द्वैत शासन लागू किया गया था, इसके तहत विषयों को बांट दिया गया था 2 तरीके से। ठीक है, एक होता था अस्थायी विषय और एक होता था हस्तांतरित विषय। ठीक है, अब जो अस्थायी विषय होता था वो केंद्र के पास रहता था। ठीक है, और हस्तांतरित विषय जो होता था वो केंद्र के पास भी होगा और राज्य के पास भी होगा, दोनों को पास। मतलब कि बांट दिया जाएगा। तो इसको हम द्वैत शासन बोले। पहले पूरा का पूरा केंद्र के हाथ में था, लेकिन अब क्या हो गया, एक कुछ परमानेंट चीज केंद्र के हाथ में और कुछ चीज राज्यों के हाथ में। ठीक है, तो इसे बोला जाता है केंद्र में द्वैत शासन। अगर कहीं भी ये लिख रहा है कि प्रांतों में द्वैत शासन या केंद्र में द्वैत शासन, इसका मतलब यही है कि कुछ चीजें अपने पास रिजर्व और कुछ चीजों को बांट दो। ठीक है, द्वैत शासन। हाँ, ये द्वैत शासन है। ठीक है, तो हम लोग केंद्र में द्वैत शासन कब लगा था, तो केंद्र में द्वैत शासन लगा था भारत शासन अधिनियम 1935 से। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अभी कभी कभी क्वेश्चन ये फंसा देता है। ठीक है, बोलता है कि प्रांतों में द्वैत शासन कब लागू हुआ था। ठीक है, तो प्रांतों में जो द्वैत शासन हुआ था वो लागू हुआ था 1919 में। ठीक है, अब बोलिए कि जो केंद्र में द्वैत शासन था
वो तो समझ में आता है कि आप कुछ केंद्र को रिजर्व कर दिए, आप ठीक कुछ है, अपने- आप कुछ यहाँ मतलब कुछ आप प्रांतों को दे दिए। ये प्रांतों में द्वैत शासन क्या है? तो प्रांतों में द्वैत शासन वहां भी विषय का बंटवारा होता था। वो कैसे होता था? तो कुछ विषय गवर्नर के पास वहां के, जैसे आज कैसे होते हैं कि हर एक राज्य के अपने मतलब गवर्नर होते हैं, हाँ, राज्यपाल होते हैं, राजपाल। ठीक है, अपना विधान परिषद होता है, जैसे मतलब विधानमंडल होता है। तो उसी तरह से उस टाइम भी था। तो वहां पर विषय का बंटवारा कैसे होता था कि कुछ विषय उस टाइम के वर्तमान गवर्नर के पास और कुछ विषय वहां के विधान परिषद के पास है। समझ में? केंद्र में द्वैत शासन लागू करने का मतलब क्या था कि कुछ विषय केंद्र के पास और कुछ हस्तांतरित विषय। राज्यों में द्वैत शासन लागू करने का क्या मतलब था? कुछ विषय वहां के गवर्नर जनरल के पास, कुछ विषय मतलब वहां का जो नीचे का जो शासन प्रशासन होता था उसके हाथ में, ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसमें और क्वेश्चन फंसाता है, कहता है कि प्रांतों में स्वायत्ता कब लागू हुआ था? ठीक है, प्रांतों में स्वायत्ता, तो अभी शायद झारखंड में पीसीएस का एग्जाम हुआ था, उसमें वो आंसर की पहले बार रिलीज किया था सब, तो उसमें लिखा था सब कि 1935 में प्रांतों में स्वायत्ता लागू किया गया था। लेकिन फिर बाद में उसको सुधार करते हुए कहा कि प्रांतों में स्वायत्ता भी 1919 में ही लागू हुआ था, ठीक है। तो अब ये बहुत कंफ्यूजिंग मैटर हो गया। तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे कुछ काम हम करते हैं, ठीक है, तो कुछ काम अपने आप हो जाता है। इसका जैसे हम एग्जांपल देते हैं, जैसे आर्टिकल अगर 352 अगर भारत में लागू होता है, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल, तो उसके तत्काल प्रभाव से आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359 भी लागू हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह जब 1935 में केंद्र को द्वैत शासन दिया गया था, तो अपने आप सिचुएशन ऐसा बन गया था कि लगा कि जो प्रांतों में द्वैत शासन लागू हुआ था वो प्रांतों के स्वायत्ता के बराबर था, ठीक है। तो इसीलिए प्रांतों में द्वैत शासन भी 1919 और प्रांतों में स्वायत्ता भी 1919। मगर कभी बाकी तो रॉन्ग हो जाए ना, कभी मान लीजिए प्रांतों में होगा तो 1919 में, इसीलिए ना वो फिर से आंसर की रिलीज किया था सब, कहा सब कि नहीं 1919 ही होगा। 1919 नहीं होगा। प्रांतों में 1919, हाँ, उसके बाद माने देखिए क्वेश्चन बोल रहे होगा हैं, प्रांतों में द्वैत शासन कब लागू हुआ था? 1919। प्रांतों में स्वायत्ता कब लागू हुआ था? 1919। केंद्र में द्वैत शासन कब लागू हुआ था? 1935, ठीक है। अद्वैत शासन क्या होता है क्या नहीं होता है ये पूरी तरह से आप लोगों को क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोगों को भी क्लियर होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? 1919 का जो भारत परिषद अधिनियम लागू हुआ था उसमें क्या क्या विशेषता था? पहला है कि प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था, ठीक है। तो ये तो हमें सही लग रहा है कि प्रांतों में द्वैत शासन लागू हुआ था, 1919 में। ठीक है। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था, ये ये तो गलत है, 1909 में था। क्योंकि वो तो 1909 का जो मार्ले मिंटो अपने आप को रिफॉर्म बोलते थे उसके द्वारा किया गया था। तीसरा है कि केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण, ये भी ठीक है। अगर द्वैत शासन का यही मतलब होता है कि कुछ चीजें कुछ नियम आपको दे दिया गया, हाँ, कुछ केंद्र अपना मतलब कि विधि अधिकारी है कुछ का है, मतलब जो भी अधिकार हो वो दिया गया, हाँ। ठीक है। तो केवल 1 और 3 सही है, सही। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्ता शुरू की? ठीक है, देखिए आ गया कि ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्ता कब शुरू की गई, ठीक है। आंसर क्या दिया है इसका? भारत सरकार अधिनियम 1919, अभी सही ठीक है, हाँ। बहुत बढ़िया। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत अगर क्वेश्चन पूछे कि प्रांतों में द्वैत शासन भी लागू हुआ था, प्रांतों में स्वायत्ता भी लागू हुआ था, और ये हम रीजन बता दिए क्यों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1919। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाया गया था? द्विसदनीय ना, विधान पालिका, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाया गया था? जैसे आज हम लोग का जो व्यवस्था है, संसद के 3 अंग माने जाते हैं, हाँ। पहला राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा में बंटवारा हुआ। तो यही बात उस समय थी कि ये जो भारतीय विधान पालिका पहली बार द्विसदनात्मक कब बनाया गया था?
तो ये बनाया गया था 1919 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। 1919 का जो भारत परिषद अधिनियम था उसके द्वारा भारत में द्विसदनीय व्यवस्था लागू किया गया था। अब कंफ्यूज मत कर जाइएगा लोग कि द्वैध शासन और द्विसदनीय व्यवस्था। द्वैध शासन अलग चीज है और द्विसदनात्मक व्यवस्था अलग चीज है। सदनात्मक मतलब क्या? संसद के कार्रवाई उसमें सदनात्मक मतलब कि एक राज्यसभा और एक एक लोकसभा। लोकसभा। मैंने द्वीप सदन अभी है ना 6 राज्य जैसे आज भी द्विसदनात्मक व्यवस्था है, ठीक है। तो देखिए कुछ कुछ बात इसमें भी लिखा हुआ है कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना किया गया था। हम लोग का जो आज ऊपरी सदन है उसको क्या बोला जाता है? राज्यसभा। आज जो निचला सदन है उसको लोकसभा बोला जाता है। उस टाइम जो बना था नया नया उसको बोला जाता था राज्य परिषद। राज्य परिषद, ठीक है। ऊपरी सदन होगा। हाँ, राज्य परिषद। जो ऊपरी सदन था राज्य परिषद, यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है। और इसका अवधि जो होता था चुनाव के बाद वो प्रथम बैठक के 5 वर्ष, ठीक है, 5 वर्ष। तथा जो निचला सदन हुआ करता था उसको बोला जाता था केंद्रीय विधानसभा, ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। ऊपरी सदन था उसको क्या बोला जाता था? राज्य परिषद। आज जो निचला सदन था उसको क्या बोला जाता था? केंद्रीय विधानसभा। इसका अवधि जो था केंद्रीय विधानसभा का वो प्रथम बैठक से 3 वर्ष। जो राज्य परिषद था उसका 5 वर्ष, और जो केंद्रीय विधान परिषद था उसका 3 वर्ष। अलग अलग डेट है, ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया, ठीक है। कौन सा? तो 1919 का एक्ट। भारत परिषद अधिनियम 1919 का जो एक्ट था वो द्विसदनीय विधायिका लाया था। कोई दिक्कत? चलिए अब हम आपके पास 2 ठो कथन बोलेंगे, ठीक है, और आपको देखना है कि उसमें कौन सा सही और कौन सा गलत है, ठीक है। पहला है कि 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई थी, ठीक है। दूसरा, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था। 1935। तो हमें लगता है कि ये ऑप्शन 2 सही है, ऑप्शन 1 गलत है। अब क्यों गलत है? पहला कह रहा है कि 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई थी। आपको पता होना चाहिए कि 1919 का जो भारत परिषद अधिनियम आया था उसमें पहली बार महिलाओं को मत देने की शक्ति दी गई थी, ठीक है। तो जब पहला बार दिया गया था, ठीक है, तो ये क्या फिर बोल रहा है कि 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं को, ठीक है, एज लिमिटेशन की तो बात नहीं एज लिमिटेशन की बात नहीं। अब इसमें भी क्या क्या एज लिमिटेशन क्या था? जो पहली बार 1919 में महिलाओं को मत देने की शक्ति दी गई थी वो सभी तरह की महिलाओं के लिए बराबर नहीं था। ये पहला बार। जैसे कि मान लीजिए आप नॉर्मल पर्सन है इस देश के, ठीक है, और हम हाई फाई पर्सन है इस देश के, तो आपकी वाइफ वोटिंग नहीं कर सकती, मेरी वाइफ वोटिंग कर सकती है, इस तरह से। अच्छा, ये बात था। वो सबके लिए बराबर नहीं था, ठीक है। दूसरा जो कथन था कि 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था, ये सही है, ठीक है। आपको पता होगा कि सबसे पहला बार 1909 में पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था मुसलमानों को, 1919 में दिया गया था सिखों को और बाकियों को, और 1935 का जो भारत परिषद अधिनियम था उसमें महिलाओं के लिए भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र का बात किया था महिलाओं के लिए। हाँ, तो यही बोल रहा है। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? जो हम लोग का IAS है एग्जाम, उसके बारे में। तो इसके बारे में हम पहले बता देते हैं कि जैसे आज IAS बोला जाता है, पहले ICS बोला जाता था, हाँ, ठीक है। 1853-54 का ये बात है। ICS। हाँ, ICS। चलिए, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होना था, ये पहला कथन है। और दूसरा है भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था, ठीक है। तो ये दोनों बात सही है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होना था। आपको पता होना चाहिए कि जो 1853 में, ठीक है, जो ICS का एग्जाम मतलब कंडक्ट कराया गया था 1853-54 में, ठीक है, तो उसके लिए आयोग उसका लंदन में ही बनाया गया था, इंडिया में नहीं बनाया गया था,
मतलब एग्जाम होगा वो लंदन में। हाँ एग्जाम ठीक करने है, में। लेकिन ये जो 1919 का प्रावधान था वो भारत के लिए था। अच्छा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो बोल देते हैं कि भारत में आधुनिक मेरिट आधारित सिविल सेवा आईसीएस का प्रारंभ 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना से हुआ था। ये बात हम अभी बताए हैं। ठीक है, 1855 से इस हेतु प्रतियोगी परीक्षा लंदन में ही आयोजित की जाने लगी। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पर भारतीयों की लगातार मांग के बावजूद यह परीक्षा भारत में न होकर लंदन में ही होती रही। अंततः भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के अनुरूप वर्ष 1922 से आईसीएस की परीक्षा भारत में भी होनी प्रारंभ हो गई। यानी कि 1919 का जो भारत परिषद अधिनियम था उसके तहत 1922 से यहाँ पर भी होना चालू हो गया एग्जाम। ठीक है, अब शुरुआत में जैसे एग्जाम कंडक्ट होना चालू हुआ था तो उस समय इसमें यूरोपीय जो देश थे वो डोमिनेट करते थे। अच्छा। मतलब कि भारतीय लोगों को उतना एंट्री नहीं दिया जाता था। लेकिन 1941 आते आते ऐसा टाइम आ गया कि अब यूरोपियन का संख्या इसमें कम हो गया और भारतीयों का संख्या बढ़ गया था। ठीक है, कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं कि केंद्रीय विधानसभा के निम्नलिखित में से कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए थे? अभी आपको बताए थे कि 1919 का जो भारत परिषद अधिनियम था उसमें दो द्विसदनात्मक व्यवस्था आया था। उसमें कौन सा था? एक राज्य परिषद और एक केंद्रीय विधानसभा। तो 1919 के नियम के तहत ही 2 बार चुनाव हुए हैं 1919 के बाद भी। वो कब कब हुए हैं? तो एक हुआ है 1926 में। 1926। ठीक है, 1926 में 1919 के नियम के तहत चुनाव हुआ था। और दूसरा हुआ था 1945 में। 1945। ठीक है, अच्छा, एक बात इसमें छोटी बात पूछूंगा। ठीक है, तो 2 तरह से मतलब कि 1919 के तर्ज पर 2 बार बाद में चुनाव हुआ था। कब कब? एक हुआ था 1919 में, एक 1926 में और एक 1945 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? यही क्वेश्चन पिछला वाला है। ठीक है, पहला हुआ था 1926 में और दूसरा हुआ था 1945 में। तो अंतिम बार कब होगा? 1945 में। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है किससे? ठीक है, तो ये है भारत सरकार अधिनियम 1935 से। अध्यादेश। हाँ, जो जो अध्यादेश, हाँ, 123। हम लोगों का जो आर्टिकल 123 है यानी कि 123, उसमें राष्ट्रपति को अध्यादेश देने का पावर है। तो ये पावर 1935 के भारत परिषद अधिनियम से लिया गया है। हालांकि ये बात अलग था कि जब ताज का शासन आया था, क्राउन का शासन 1857-58 में, उसके बाद से ही अध्यादेश जारी करने का अधिकार उस समय के वायसराय को होता था। वायसराय उसी वक्त से? हाँ, कब ठीक से है। डेट में मतलब? वही 1858 में जब भारत शासन अधिनियम लागू हुआ था। ठीक है, तो यही है कि राष्ट्रपति और वर्तमान संविधान जो हम लोग का लिया गया अध्यादेश का पावर, वो लिया गया है 1935 के भारत परिषद अधिनियम से। ठीक है, अब अगर आप लोगों को पता नहीं हो कि ये अध्यादेश क्या चिल्ला रहा है सब, क्या भौंक रहा है सब, ठीक है, तो हम आपको अध्यादेश के बारे में बताते हैं कि अध्यादेश क्या होता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि हम लोगों का जो संसद है वो 3 लोगों से चलता है। पहला कि राष्ट्रपति, ठीक है, दूसरा है लोकसभा और तीसरा है राज्यसभा। ठीक है, अब जितने भी नियम बनाने का काम करते हैं वो कौन करते हैं? वो लोकसभा और राज्यसभा। और उसके लिए उनका सेशन चलता है साल में 3 बार। ठीक है, एक बजटकालीन सेशन चलता है, एक शीतकालीन सेशन चलता है। ठीक है, इस तरह से तो तीन सेशन चलता है। अब मान लीजिए कि एकाएक कोई नियम बनाने का जरूरत पड़ गया हम लोग के देश में। मान लीजिए कोई युद्ध ही हो गया या आंतरिक अशांति ही हो गया और बहुत ही जरूरी पड़ गया कि नहीं अभी नियम बनाया जाए। ठीक है, लेकिन उस टाइम जो संसद का सत्र है वो नहीं चल रहा, तो नियम कौन बनाएगा फिर भाई? उस समय तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो उस टाइम नियम बनाने का कार्य राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, खुद अपने नहीं कर सकते। और ये राष्ट्रपति अकेले थोड़े करेंगे, राष्ट्रपति भी काम थोड़े करते हैं। लोगों को आदेश देंगे कि तुम मतलब नियम बनाओ जो जरूरी है, आप उसको लागू करेंगे वो। ठीक है, तो अध्यादेश यही है कि राष्ट्रपति कानून को बनाएंगे और उस समय लागू कर देंगे। ठीक है, तो ये अध्यादेश पावर बोला जाता है राष्ट्रपति का। अब ये अध्यादेश कब तक रह सकता है? तो अध्यादेश जैसे जब तक संसद नहीं बैठता तब तक, या मैक्सिमम 6 महीने की अवधि तक अध्यादेश का पावर रह सकता है। मैक्सिमम 6 महीने, मैक्सिमम 6 मंथ रह सकता है।
ठीक है। अध्यादेश। अब मैक्सिमम तो 6 मंथ रह सकता है, लेकिन अगर संसद बैठ गया, मान लिया कि आज हम अध्यादेश जारी किए, ठीक है, उसके 4 दिन बाद संसद बैठ गया, तो संसद के बैठने के बाद से कितना दिन तक रह सकता है? हाँ ये बात। तो 6 सप्ताह, यानी कि 42 दिन तक। 42 दिन 42 दिन के अंदर संसद को पारित करना होगा कि ये नियम सही है या गलत है। अगर नहीं पारित करता है तो वो अध्यादेश अपने आप खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर मतलब मैक्सिमम इसका 6 महीना ही क्यों रखा गया है अध्यादेश का पावर? तो अध्यादेश का मैक्सिमम पावर 6 महीना इसलिए रखा गया है क्योंकि 2 संसदों के बीच में सर्वाधिक उनके सेशन के बीच का गैप 6 महीना ही हो सकता है, यानी कि 6 महीना के अंदर संसद के 2 सत्र आ ही जाने चाहिए, ठीक है, इसलिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अध्यादेश के बारे में भी पता चल गया होगा। हम लोग के संविधान के आर्टिकल 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं और आर्टिकल 213 के अंतर्गत राज्यपाल अध्यादेश को जारी कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया था कब? एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में कब लागू किया गया था? केंद्र में 1935 ठीक है। भारत सरकार। संघीय व्यवस्था भी लागू किया गया था और केंद्र में द्वैत शासन भी लागू किया गया था, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था कब? एक अखिल भारतीय महासंघ बनाया जाएगा 1935 का अधिनियम से, ठीक है। भारतीय महासंघ 1935। ये है क्या? महासंघ अखिल भारतीय मतलब अखिल देखिए, जो 1935 का भारत परिषद अधिनियम था वो बहुत ही शोध करके और बहुत ही बड़ा बनाया गया था, ठीक है। इसीलिए 1942 में जो नहीं 1942 नहीं सॉरी, जो 42वां संवैधानिक संशोधन हुआ था, ठीक है, उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो बहुत बड़ा था, हाँ ठीक है। इसी तरह जो 1935 का भारत परिषद अधिनियम था, इससे 80% चीजों को लिया गया है। तो बताइए कि किसी चीज से अगर आप 80% चीज ले रहे हैं, यानी कि वो चीज बहुत डोमिनेटिंग रहा होगा, है कि नहीं? तो इसीलिए बोल रहा है कि ये जो अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया था 1935 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? तो ये भी 1935 का भारत परिषद अधिनियम था, संघीय व्यवस्था, ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन है 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? ठीक है। तो अवशेष जो शक्तियां थी वो गवर्नर जनरल को दिया गया था। अब ये अवशेष शक्ति क्या है? ठीक है, तो हम लोग का जो संविधान है, ठीक है, उसमें 22 भाग हैं, यस, ठीक है, और नंबर में 25 हैं। यानी कि जैसे होता है ना कि आर्टिकल 9 का ए है, इस तरह से, मतलब कि नंबरिंग में 25 हो जाएगा और ऐसे 22 है, 22 बार, ठीक है। 395 अनुच्छेद है, ठीक है, और अनुसूची की संख्या कितनी है? 12 12 अनुसूची, 22 भाग और 395 अनुच्छेद, यस, ठीक है। तो जैसे हम लोग का जो अनुसूची 7 है, ठीक है, उसमें जैसे संघ के, जैसे हम लोग के केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। वो 3 तरीके से इसका नियम है, ठीक है। 3 सूचियों के द्वारा इसको किया गया है, एक संघ सूची, एक राज्य सूची, ठीक है, और एक समवर्ती सूची, और एक चौथी सूची भी होती है अवशिष्ट सूची, ठीक है। तो संघ सूची जो होता है उस पर कानून बनाने का अधिकार संघ को होता है, जो राज्य सूची होता है उस पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को होता है, ठीक है, और जो समवर्ती सूची होता है उस पर कानून बनाने का अधिकार दोनों को होता है, ठीक है। लेकिन अगर उन दोनों के बनाए हुए कानूनों में मतभेद हो जाता है तो उसमें केंद्र सर्वोपरि होता है, मतलब केंद्र का बनाया हुआ कानून, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 248, 249, 251, इसके तहत अगर केंद्र चाहे तो राज्यों में भी, जैसे उसके भी राज्य सूची में वो कानून बना सकता है। अब ये 248, 49, 50 और 51 जो आर्टिकल है, इसके बारे में कभी विस्तार से चर्चा बाद में किया जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था कि स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको प्राप्त थी? तो ये गवर्नर जनरल को। ये पता चल गया कि आपको कि अवशेष शक्ति क्या होती है। वैसे जो अवशेष शक्ति, अवशेष सूची होता है उस पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र को होता है, अवशेष, ठीक है। और बाकी जो सूचियां हैं उसमें कंफर्म है कि कितना कितना विषय है, ठीक है। जैसे
जो संघ सूची है उस पर 100 या 101 विषय है करीब, ठीक है। राज्य सूची में भी कुछ विषय है और समवर्ती सूची में भी कुछ विषय है, ठीक है। लेकिन अवशिष्ट सूची में कितना विषय है इसका पता नहीं, हाँ कोई कुछ पता नहीं, ठीक है। और इस पर कानून कौन बना सकता है अवशिष्ट सूची पर? अवशिष्ट वो केंद्र बना केंद्र सकता बना है। सकता है। 1935 में कौन बना सकता था? 1935 में गवर्नर जनरल गवर्नर बना सकता जनरल। था। यही क्वेश्चन ये पूछ रहा है, Yes. ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1935 में अस्थायी अवयव कौन सा नहीं था? तो पहला है देश के लिए लिखित संविधान, ठीक है। दूसरा है विधानसभा के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि। तीसरा है एक संघ की योजना पर विचार। और चौथा है विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का संवाचित किया जाना। तो इसमें देश के लिए जो लिखित संविधान है वो एक अस्थायी अवयव नहीं है 1935 का। अब क्यों नहीं है हम चर्चा करते हैं। देखिए, संविधान दो तरह से पूरे देश में फैला हुआ है। एक होता है लिखित संविधान और एक होता है अलिखित संविधान, ठीक है। तो जो ब्रिटेन देश है, ठीक है, वहां पर अलिखित संविधान है और बाकी जो देश हैं वहां पर लिखित संविधान है, ठीक है। एक लिखित संविधान है और एक अलिखित संविधान है। तो ब्रिटेन जो है वहां पर अलिखित संविधान है। और जहां पर अलिखित संविधान है, ठीक है, और वही कहीं दूसरी जगह कोई संविधान लागू करना चाहता है तो वो लिखित संविधान लागू कर देगा। तो ये तो ये बोल रहा है कि देश के लिए लिखित संविधान ही कैसे हो सकता है। अब आइए अब बताते हैं कि लिखित संविधान और अलिखित संविधान में आखिर अंतर क्या होता है। अलिखित संविधान मतलब कि जो नहीं लिखा हुआ है वैसा संविधान? वही तो नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके बारे में हम बताते हैं कि क्या अंतर होता है आखिर लिखित संविधान और अलिखित संविधान में, ठीक है। जिस देश में लिखित संविधान है, ठीक है, जिस देश में लिखित संविधान है वहां पर संविधान की सर्वोच्चता है, पहली बात। जिस देश में अलिखित संविधान है वहां पर संसद की सर्वोच्चता है। लिखित संविधान संविधान की सर्वोच्चता, अलिखित संविधान संसद की सर्वोच्चता, ठीक है। कोई दिक्कत? नो। अब आइए, हम लोग का जो देश है भारत है, ठीक है, वो पूरे दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक है। सर्वप्रथम लिखित संविधान कहाँ बना था? तो अमेरिका में बना था, ठीक है। अलिखित संविधान कहाँ पर है? ब्रिटेन। तो ब्रिटेन में, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ से? अब पता चल गया कि लिखित संविधान और अलिखित संविधान में अंतर क्या है, ठीक है। अब देखिए, हम लिखित संविधान और अलिखित संविधान के बारे में कुछ और बातें आपसे डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि संसद है, आप खुद बताइए लोग कि लिखित संविधान बढ़िया है कि अलिखित संविधान बढ़िया है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग का संसद है, ठीक है, वो एक ऐसा कानून लागू करता है जो आपके मूल अधिकारों को हनन करता है, फंडामेंटल राइट को हनन करता है, ठीक है। और यही सेम चीज ब्रिटेन में भी होता है कि ब्रिटेन का जो संसद है एक ऐसा कानून पारित करता है जो उन लोगों के मूल अधिकार को हनन करता है, ठीक है। तो अब देखिए, अब क्या दिक्कत होगा अगर ब्रिटेन में संसद यानी कि हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड्स अगर पारित कर दिया कि वो चीज सही है, समझ जाइए कि वो चीज लागू हो जाना है। लेकिन अगर हम लोगों के देश में अगर ऐसा होता है कि कोई भी चीज कोई मतलब संसद पारित करता है जो हम लोग के फंडामेंटल राइट को कम करता है या हनन करता है, ठीक है, तो ये हम लोग के देश में नहीं टिक पाएगा, क्योंकि इसका हम लोग का जो संविधान है उसके आर्टिकल 13 में एक व्यवस्था है जिसे आर्टिकल 13 में कहा गया है अल्पीकरण, ठीक है। अब अल्पीकरण का मतलब किस सेंस में अल्पीकरण लिखा गया है आर्टिकल 13 में कि अगर संसद के द्वारा कोई ऐसा कानून बनता है जो हम लोगों के मूल अधिकारों को हनन करता है तो वो उतने दूर तक खत्म हो जाएगा जितने दूर तक वो हम लोगों के मूल अधिकार को हनित करता है। अच्छा, जो बात उसमें मान लीजिए कि कोई चीज आप लाए, ठीक है, उसका इतना पार्ट हम लोग के मूल अधिकार को मतलब खराब करता है तो वो आर्टिकल 13 के अंतर्गत स्वतः समाप्त हो जाएगा। तो इसे बोला जाता है संविधान की सर्वोच्चता, ठीक है। और जो अगर ब्रिटेन में ये लागू हो गया तो फिर समझ जाइए कि वो तो लागू ही हो जाना है। तो अब आप लोग खुद बता सकते हैं, आप भी बता सकते हैं कि लिखित संविधान और अलिखित संविधान दोनों में से कौन बेटर है? लिखित, ठीक है। ये आप पर छोड़ते हैं, कभी कमेंट कीजिए। लिखित होगा ना, ठीक है। तो चलिए आज का जो सेशन है
हम यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि आज बहुत सारे प्रश्न का डिस्कशन हो चुका है। और एक बात है जो हम कभी बोलते नहीं हैं, अगर ये प्रयास हम लोग का आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज हम लोग का जो चैनल है उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए, वीडियोज को लाइक कीजिए, जहाँ पहुँचाना हो पहुँचाइए, ताकि हम लोग को भी मोटिवेशन मिलता रहे, मोटिवेशन का काम होता रहे, ठीक है। और आगे हम लोग प्रयास करेंगे कि इसी तरह से जैसे जितना भी पीसीएस एग्जाम का जितना भी प्रीवियस ईयर है उसका डिस्कशन कराएं। आगे जितने भी एग्जाम आ रहे हैं, जैसे अभी हाल ही में जीडी का एग्जाम आने वाला है, तो जितना भी जैसे ये है कि बहुत विस्तार से हम चीज़ों को बता रहे हैं। जब जरूरत पड़ेगा तो हम फास्ट क्विक रिवीजन भी करा सकते हैं। हमारे पास बहुत धुरंधर भरे हुए हैं, बस हम लोगों पर भरोसा कीजिए और हम लोगों के साथ बने रहिए, ठीक है। चलिए।